गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने क्लास 9th की अर्थशास्त्र की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम क्लास 9th से 12th तक की अर्थशास्त्र को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस सीरीज के क्लास 9th की अर्थशास्त्र के अध्याय नंबर 3 पर बात करेंगे और ये अध्याय नंबर 3 का भाग नंबर 1 होगा। यानी आप सबको पता है, आपने इससे पहली वाली वीडियो भी देखी है, अध्याय नंबर 1 का हमने अध्ययन करा दिया है, अध्याय नंबर 2 का भी अध्ययन करा दिया है। तो उन अध्यायों का अध्ययन करने से आपको पता चलता है कि किस तरीके से हम इनका अध्ययन करा रहे हैं। कि एक तरीके से हम जो बिल्कुल बेसिक जो कंसेप्ट है जिनके लिए हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और एनसीईआरटी को समझने की जरूरत होती है, उसी आधार पर एनसीईआरटी को समझने से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो सभी हम क्लियर कराने की वजह से, यानी जो भी बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए, ठीक है, उनको डेवलप करने के लिए हम इनको 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं। वरना हम इसको 1 या आध घंटे के अंदर अंदर इसको क्या कर देते, एक वीडियो में कंप्लीट करा देते। तो सिर्फ पढ़ना ही मकसद नहीं है, सिर्फ पढ़ना ही मकसद नहीं है, मायना ये होना चाहिए, मकसद ये होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझना आपका मकसद होना चाहिए। टाइम ज्यादा लग जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम करते हैं स्टार्ट। तो जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। तो इसको थोड़ा समझिए। और यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वो है निर्धनता एक चुनौती। अब निर्धनता एक चुनौती, तो चुनौती के बारे में समझने से पहले आप समझिए कि निर्धनता है क्या। अब आपको पता नहीं है कि निर्धनता है क्या और आप बात कर रहे हैं चुनौती पर, तो चुनौती के बारे में आप तभी बात कर सकते हो जब आपको निर्धनता के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों निर्धनता का मतलब है गरीबी। अब देखिए, गरीबी की अगर हम परिभाषा की बात करें या फिर गरीबी के अर्थ की बात करें, तो इसके अर्थ की जो परिभाषा है या फिर इसका जो अर्थ है बहुत ही व्यापक है, विस्तारित है। तो उसको हम एक परिभाषा में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो गरीबी का जो संबंध है या फिर गरीबी शब्द का जो अर्थ है वो काल और स्थान से भी क्या है, संबंधित है, यानी प्रभावित है, काल और स्थान से भी। अब हमें गरीबी को समझने के लिए काल और स्थान को भी देखना पड़ेगा। अब ये क्या बात हुई कि गरीबी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये काल और स्थान क्या होता है, इसका क्या मकसद है भाई, गरीबी से, निर्धनता से इसका क्या संबंध है। हाँ बिल्कुल इसका संबंध है, इसी को समझिएगा, इसी को कहते हैं समझकर अध्ययन करना। देखिए गरीबी की हम बात करें इंडिया के आधार पर, यानी अब हम बात कर रहे हैं भारतीय गरीबी की, ठीक है। अब जो भारत के अंदर जो गरीबी है उसमें क्या है कि देखिए भारत की जो गरीबी है वो कहती है जिसके पास घर है, रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाद्य पदार्थ है, ठीक है, और उसके पास ये सभी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, पीने के लिए स्वच्छ जल होना चाहिए, ये सभी जो प्रोसेस होगा वो क्या है, वो गरीब नहीं है होगा भारत के अंदर, ठीक है। लेकिन अमेरिका में हम बात करें, ये सब तो अमेरिका के पास है, कॉमन है ये सब के लिए, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को गरीब नहीं कहा जाता है। लेकिन जो वहां पे अमेरिका में जिसके पास कार होती है ना, कार, जिसके पास कार है वो गरीबों में आता है। अब इंडिया की बात कर लो, अगर जिसके पास कार है वो क्या गरीब होगा, नहीं। तो सीधी सी बात है, इफेक्ट पड़ा किसका, स्थान का। हमने बात की भारत और अमेरिका की। अगर भारत में देखे गरीबी को, तो भारत में वहीं पे जहां पे रहने के लिए क्या होना चाहिए, आश्रय। अगर आश्रय की कमी है तो गरीब है, सीधी सी बात है। रहने के लिए घर नहीं है तो गरीब है, खाने के लिए खाद्य पदार्थ नहीं है तो गरीब है, ठीक है, और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है तो गरीब है, यानी बीमार हो गया तो उसको इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, आय नहीं है उतनी, ठीक है, सुविधाएं नहीं है तो भी गरीब है, ठीक है। या फिर आप देख लीजिए कि स्वच्छ जल नहीं है, सफाई का वातावरण नहीं है। तो ये सब जो प्रोसेस, जो ये जितने भी फैक्ट्स हैं, यदि ये भारतीय लोगों के पास नहीं है, भारत के अंतर्गत जिन लोगों के पास नहीं है, वो लोग किस में आएंगे, वो गरीबी के आएंगे, ठीक है, यानी वो लोग गरीब होंगे। लेकिन जिनके पास ये सारी सुविधाएं हैं भारत के अंतर्गत, ये एनसीईआरटी कह रहा है, देखो मैं अपने पास से कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो बोल रहा है एनसीईआरटी बोल रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी कह रहा है कि भारत में जिसके पास क्या है, जिसके पास रहने के लिए आश्रय है, खाने के लिए खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थों की मात्रा डिसाइड की जाती है, वो निर्धनता रेखा, उस टाइम में आपको ये बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ठीक है, और स्वच्छ जल है, सफाई का वातावरण है, और भी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा। यदि ये सभी भारतीय लोगों के पास है तो वो भारत के अंतर्गत रहते हुए या भारत में रहते हुए वो गरीब नहीं है, ठीक है।
अमेरिका में जिसके पास कार है वो भी गरीब है, ये सब तो है अमेरिका में, और उसके पास कार भी है, उसके बाद उसके पास कार भी, तो भी वो गरीब नहीं है, तो भी वो गरीब है, तो वो अलग बात हो जाती है। मतलब स्थान से क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। अब काल से भी इफेक्ट पड़ता है। अब मान लीजिए काल से कैसा पड़ रहा है कि भारत में अब जैसे ये है, अब मान लीजिए भारत विकसित हो जाता है, ठीक है, भारत की आय एक तरीके से जो आर्थिक कंडीशन है वो सुधर जाती है, बहुत बढ़िया स्थिति में आ जाती है, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति में जब आ जाएगी, जब भारत एक विकसित कंट्री हो जाएगी, तो भारत में अब जो ये गरीबी की जो परिभाषा है, जो एनसीईआरटी कह रहा है, फिर इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ ही जाएगा, जैसे कि अमेरिका, ठीक है। तो इसलिए ये जो गरीबी की जो परिभाषा है, काल और स्थान से क्या है, जुड़ी हुई है, संबंधित है, प्रभावित है, ये यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। एनसीईआरटी आपको ये ही समझाने की कोशिश कर रहा है। आ गया समझ में? अब आप समझ गए हैं कि गरीब है क्या। अब किन लोगों को हम गरीब कहेंगे, किन को नहीं कहेंगे, ये समझ में आ गया। देखिए अब हम भारत में किन लोगों को गरीब कहेंगे, ये समझ लीजिएगा। मतलब जिसके पास, अभी मैंने आपको बताया, जिसके पास रहने के लिए आश्रय नहीं, खाने के लिए खाद्य पदार्थ नहीं, ठीक है, और स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, स्वच्छ जल नहीं, पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं, ठीक है, और सफाई के लिए सफाई वाला वातावरण नहीं, ठीक है, ये सभी जो सुविधाएं नहीं होंगी तो वो गरीब है, भारतीय दृष्टि से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गया कि हम गरीब किसको कहेंगे। ये भी तो अपना आप में बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार गरीब को पहचाने कैसे, बड़ा प्रश्न है या नहीं है। कि भाई कहने के लिए तो अमीर लोग यार हम गरीब लोग हैं, छोटे मोटे लोग हैं, वो सब ये आम दैनिक जीवन में आप देखते हो ये सब बातचीतें तो चलती रहती, लेकिन वास्तविकता में गरीब है कौन, इसको पहचाना कैसे जा सकता है, कैसे पहचान सकते हैं। तो पहचानने के लिए ये जो कंडीशंस यहाँ पे दे रही है, निर्धनता रेखा भी है, वो भी एक इसका बहुत बड़ा वो है, आंकड़ा है, या एक तरीके से मापक है, ठीक है, उससे भी हम देख सकते हैं कि कौन गरीब है कौन नहीं है। लेकिन भारतीय दृष्टि से जो ये बता रहा है एनसीईआरटी, वो लोग गरीब हैं, जो ये सभी जो कमी से प्रभावित हैं, तो वो लोग गरीबी के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए गरीबी को अब आप समझ चुके हो कि गरीबी है क्या, यानी निर्धनता है क्या, ठीक है। तो अब हम बात करें कि निर्धनता एक चुनौती, अब ये चुनौती है कैसे, किसके लिए, भारत के लिए एक चुनौती है। तो चुनौती कैसे है, देखिए हम बात करते हैं भारत की, तो इसको चुनौती को देखने के लिए आपको भारतीय लोगों की आंकड़ों पर जाना पड़ेगा, यानी भारतीय गरीबों की जो लोग, भारतीय जो गरीब लोग हैं उनके आंकड़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आंकड़े क्या रहे हैं, देखिए हम बात करें भारत की टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या कितनी है भारत की, 135 करोड़, ठीक है। अब जो 135 करोड़ है, आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूं मैं, ठीक है, जो 135 करोड़ जो जनसंख्या है, 135 करोड़ में से 27 करोड़, 27 करोड़ क्या है, 27 करोड़ लोग गरीब हैं। अब आप समझिएगा कि 135 करोड़ में से 27 करोड़ लोग क्या हैं, गरीब हैं, ठीक है। अब ये जब आप इसको डिवाइड करोगे 135 को 27 से, तो ठीक है, तो कितना आ जाएगा, लगभग 33 दशमलव कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये 33 है, मतलब भारतीय जो लोग हैं, हर 4 व्यक्तियों पर एक व्यक्ति क्या है, गरीब है। अब हर चौथा व्यक्ति क्या है, गरीब है। अब हर चौथा व्यक्ति मतलब 4 बंदों में से एक व्यक्ति गरीब है। अब ये अपना आप में बड़ी बात है। अब हर चौथा व्यक्ति यदि गरीब है तो समस्या तो बन गई, यानी जो भारत है वो जूझ रहा है किससे, निर्धनता से। इसलिए भारत को क्या कहा जा रहा है, चुनौती है, निर्धनता भारत के लिए चुनौती है, क्योंकि हर चौथा व्यक्ति क्या है, हर चौथा व्यक्ति गरीब है, और गरीबी को दूर करना ये अपना आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए। और इसी चुनौती को समझाने के लिए ये अध्याय आपको कोशिश करेगा समझाने के लिए। इसमें बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया है, उन्हीं चीजों को आप समझिएगा शांतिपूर्वक ध्यान से, ठीक है। टाइम लग रहा है तो लगने दो, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी पढ़ाई में मजा आएगा, ठीक है, वरना रीडिंग करने से कोई फायदा नहीं है। अब हम बात करते हैं, अब आपको समझ में आ गया कि निर्धनता है क्या, उसके बाद निर्धनता चुनौती क्यों है, ये भी आपके समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि निर्धनता को हम एक तो शहरी निर्धनता के आधार पर देखेंगे, और एक देखेंगे ग्रामीण निर्धनता के आधार पर, ठीक है। तो आप सभी लोग इनके बारे में जानते हो। अब देखिए ये शहरी निर्धनता क्या है और ग्रामीण निर्धनता क्या है। देखिए शहरों में आप देखिए, शहरों में क्या है कि लोग ज्यादातर मतलब फटे हुए कपड़ों में बैठे रहते हैं, इधर उधर झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, ठीक है, और उनके लिए उनका जो वातावरण है वो गंदा होता है, साफ नहीं होता है, मतलब वो उनका जो वातावरण है शहर में,
एक जो मतलब अमीर लोग होते हैं उनके वातावरण से अलग होता है। देखते हो ना ज्यादातर, मान लीजिए ये भाई ग्राम, ये अमीरों की बस्ती है, ठीक है, ठीक है, और ये भाई गरीबों की बस्ती है। तो मतलब इस तरीके से जो उनका वातावरण है वो भी, उनका जो झुग्गी झोंपड़ियां जो एक साइड रखी हुई होती है, मतलब एक साइड जो लोग रहते हैं उनका एक अलग क्षेत्र होता है, वातावरण होता है। ये आप सब समझोगे वातावरण के बारे में किस पे, सामाजिक अपवर्जन के समय में, ठीक है, जब मैं यहाँ पाऊंगा तब ये बता दूंगा आपको। और देखिए अब ग्रामीण लोगों की हम बात करें तो ग्रामीण लोगों में भूमिहीनता होती है, जिनके पास भूमि नहीं होती है। ऐसे तो नगर में भी होते हैं, ठीक है, जिनके पास भूमि नहीं है वो जिनके पास भूमि है उनके खेतों में काम करते हैं, वो उनको कम, वो क्या कह देते हैं, उनकी श्रम का कम वो देते हैं, मजदूरी, कम मजदूरी मजदूरी देने की वजह से वो अपने फैमिली को सही से चला नहीं पाते हैं। उनकी आय, उतनी आय उनकी होती नहीं है, क्योंकि परिवार का आकार बहुत बड़ा होता है। आकार बड़ा होने की वजह से वो क्या होते हैं, धीरे धीरे गरीबी का शिकार होते चले जाते हैं, ठीक है। तो समझ गए, इस तरीके का प्रोसेस वहां पे आपको बताया गया। एक स्टोरी इस पे दी हुई है, स्टोरी समझना, आप उसका रीडिंग कर लोगे तो बढ़िया है, रीडिंग कर लेना तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि जो समझना है वो चीज हमको समझनी है, ठीक है, कहानी के तौर पे। लेकिन जो निर्धन अमीरी, जो जो ग्रामीण जो निर्धनता है और शहरी जो निर्धनता है वो आप समझ चुके हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए जो ये है ग्रामीण निर्धनता और शहरी निर्धनता, ये समझ गए, निर्धनता समझ गया, निर्धनता एक चुनौती क्यों है वो हम समझ गए। अब बात आती है कि सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धनता क्या है। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धनता क्या है, इसको समझिएगा। कि वो लोग कहते हैं कि जो सामाजिक नहीं, जो सामाजिक जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार, उनकी दृष्टि से हम देखें तो निर्धनता का एक जो कारण है, वो कारण क्या है, वो है सामाजिक अपवर्जन। अब ये अपवर्जन क्या होता है, ये अपवर्जन क्या होता है, अपवर्जन मतलब देखिए दूर भी होता है। अपवर्जन शब्द का अर्थ है दूर, त्यागना, ठीक है, ये सभी आप याद रखिएगा, ठीक है। दान होता है। अब यहाँ पे दूर वर्ड से आप इसको रिलेट कीजिएगा कि ये बहुत सारे मतलब इसके वो है। तो अब जो ये सामाजिक अपवर्जन है यानी सामाजिक दूरी है, ठीक है, इससे क्या होता है, ये एक जो गरीबी है उसका कारण भी है और परिणाम भी है। ये क्या कह रहा है एनसीईआरटी कि सामाजिक अपवर्जन गरीबी का, निर्धनता का कारण भी है और परिणाम भी है। अब ये कारण कैसे है और परिणाम कैसे है ये तो समझना पड़ेगा। जो एनसीईआरटी कह रहा है उसको तो समझना है ही है। अब ये क्या कह रहा है, जो सामाजिक अपवर्जन है ये कह रहा है कि कारण क्यों है, क्योंकि मान लीजिए देख लीजिए आप कभी भी ग्रामीण एरिया में चलो जाओ, या फिर ग्रामीण एरिया में तो ज्यादातर नहीं होता है, जो ज्यादातर होता है वो शहरों में होता है। शहरों में क्या होता है कि वो जो लोग होते हैं, मान लीजिए ये गरीबों की बस्ती है, ये अमीरों की बस्ती है। अब जो लोग गरीब होंगे, ठीक है, वो अपनी गरीबियों की बस्ती में जाएंगे, क्योंकि जो अमीरों की जो बस्ती होगी वहां पे मतलब जो एक तरीके से जो वहां का क्षेत्र है यानी जो कीमतें हैं, ठीक है, वहां पे रेंट वगैरह ये सब मतलब उतना खर्चा गरीब लोग नहीं उठा पाएंगे, ठीक है, जितना वहां पे होना चाहिए था। अमीर लोगों की बस्ती में तो रहने के लिए तो अधिक पैसा चाहिए, ठीक है, गरीबों की बस्ती में रहने के लिए कम पैसा चाहिए, और गरीबों की बस्ती में वो ही जा पाएगा जिसके पास गरीब पैसा है। अब भाई जिसके पास पैसा है, अमीर है, वो गरीबों की बस्तियों में क्या जाएगा, वहां पे क्या है, वहां पे पर्यावरण भी मतलब वातावरण भी ठीक ठाक से नहीं है, ठीक है, गंदगी है, और मतलब इस तरह का जो प्रोसेस होता है आप देखते हो शहरों में, सभी आप मतलब दैनिक जीवन में ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो अमीर जो लोग होते हैं, अमीर लोगों की अगर हम बात करें तो इनका जो क्षेत्र है यानी इनकी जो बस्ती है वो एक तरीके से अलग होती है, ठीक है। कभी कभी आप सुनते होंगे स्टूडेंट लाइफ में ज्यादातर देखने को मिलता है कि कभी भी हम मान लीजिए जैसे कि यहाँ से अपने स्टेट से चले गए दिल्ली रहने के लिए। अब दिल्ली रहने के लिए गए तो भाई यहाँ पे जो रूम है वो बहुत महंगा मिलेगा, यहाँ पे सस्ता मिल जाएगा। मतलब ये जो महंगा सस्ता का जो प्रोसेस होता है ना, मतलब वो ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो सामाजिक जो अपवर्जन है यानी इसकी वजह से, सामाजिक गतिविधियों की वजह से लोगों को क्या करना पड़ता है, यानी मतलब एक तरीके से बस्तियां बढ़ जाती है, इनसे दूर होना पड़ता है, दूरी रखनी पड़ती है। गरीब लोग अमीर लोगों की बस्तियों से दूरी रखेंगे। अब वो लोग दूरी रखेंगे, सोचिएगा अगर वो लोग दूरी रखेंगे तो धीरे धीरे जो वो लोग गरीब हैं वो तो गरीबी का शिकार होता ही जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। अगर वो गरीबी का शिकार होते जा रहे हैं, ठीक है, गरीबों की बस्ती में रह रहे हैं, ठीक है, उनकी फैमिली बढ़ रही है, उनके पास इतना वो नहीं है कि वो उनका बढ़िया तरीके से उनको एक तरीके से अपने जो फैमिली है, परिवार, उसको अच्छी सुविधाएं दे सके, ठीक है, तो वो मतलब बहुत ही खराब स्थिति में रहते हैं। अगर मतलब गंदी बस्तियों में रह रहे हैं तो भाई बीमार भी होंगे, बीमार होते टाइम उनको स्वास्थ्य यानी उनका इलाज कराने के लिए उनकी आय इतनी होती नहीं है, तो फिर क्या वो धीरे धीरे क्या होता है, गरीबी में दबते हुए चले जाते हैं, ठीक है। और ये सामाजिक दूरी के कारण हो रहा है,
ठीक है, बस्तियों का बंटवारे के कारण हो रहा है, यानी अपवर्जन के कारण हो रहा है। तो ये फिर क्या हुआ, तो सीधी सी बात है भाई, कारण तो बन ही गया ना भाई। सामाजिक अपवर्जन के कारण गरीबी बढ़ रही है या ना बढ़ रही है? बढ़ रही है बिल्कुल, यानी निर्धनता पैदा हो रही है। निर्धनता अगर सामाजिक अपवर्जन के कारण पैदा हो गई तो ये तो इसका कारण बन गया। अब आ गया समझ में यहाँ तक। अब हम बात करते हैं परिणाम कैसे है ये। अब ये परिणाम कैसे है, अब मान लीजिए जैसे कि ये गरीबों की बस्ती थी, ये अमीरों की बस्ती थी, ठीक है। अब जो ये अमीरों की बस्ती है और जो ये गरीबों की जो बस्ती है, अब मान लीजिए जो गरीबों की बस्ती है जहां पे गरीब लोग रह रहे हैं, वहां पे जैसे जैसे उनका परिवार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ता गया, तो वो जो उनकी संतान हुई, वो संतान भी क्या हो रही है, गरीबी का शिकार हो रही है। क्योंकि वो गरीब लोग उनके लिए शिक्षा की सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, वो देंगे कहां से, ठीक है। वो लोग उनको मतलब स्वास्थ्य से संबंधित, मतलब एक तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, स्वच्छ जल नहीं दे पाएंगे, ठीक है। मतलब उनके पास इतना कुछ है नहीं, तो वो देंगे कहां से। तो जो उनकी संतान है वो क्या हो रही है, वो भी तो गरीब होती जा रही है। अब गरीब हो रही है मतलब गरीबी का रिजल्ट क्या मिल रहा है, गरीबी का रिजल्ट मिल रहा है और ज्यादा, मतलब उनकी संतान भी गरीब ही बनेगी, उनका परिणाम भी साफ साफ दिखाई देता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, परिणाम हो गया। अब आ गया समझ में सामाजिक अपवर्जन किस तरीके से सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में एक निर्धनता का कारण और परिणाम है। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, नोट अभी तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप फटाफट कमेंट कीजिएगा, फिर हम उसको क्लियर करते हैं। देखिए, एक उन्होंने बताया कि असुरक्षा या असुरक्षा क्या होती है। असुरक्षा को लोग कह रहे हैं, कौन लोग कह रहे हैं, सामाजिक वैज्ञानिक कह रहे हैं। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से असुरक्षा गरीबी का माप है, निर्धनता का माप है। अब ये निर्धनता का माप कैसे हो सकता है भाई, असुरक्षा यानी गरीबी का माप कैसे हो सकता है। मान लीजिए ये इससे रिलेट कर रहा है परिणाम से, जो मैंने अभी आपको बताया था। देखिए, गरीबों की बस्ती में गरीब लोग रहेंगे, सीधी सी बात है, वहां पे वातावरण भी गंदा होगा, उतना शुद्ध नहीं होगा, वो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं ले पाएंगे, ठीक है। उनका जो भोजन है वो भी, ज्यादातर गरीब लोग कुपोषण के भी शिकार होते हैं, ठीक है। तो मतलब धीरे धीरे अगर वो लोग वहां पे हैं, गरीबों की बस्ती में है या फिर गरीब हैं, तो वो अपनी संतान को अच्छी सुविधा तो दे नहीं पा रहे हैं। अगर अच्छी सुविधा नहीं दे रहे हैं तो सीधी सी बात है, उनकी जो संतान है आने वाले समय में गरीब होने की अधिक संभावना रखती है, ठीक है। अगर गरीब होने की अधिक संभावना है, अधिक उम्मीदें हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी तो माप ही दर्शा रहा है। वो क्या हो जाएगा, माप है, यानी वो पहले से इंडिकेट कर रहा है कि अगर इस तरह से ये प्रभावित रहे तो वो लोग भी आगे जाके गरीब बनेंगे। तो ये क्या कर रहा है, जो सुरक्षा है, सुरक्षा मतलब उनके पास खाने के लिए क्या नहीं है, खाद्य पदार्थ की जो सुविधाएं हैं वो नहीं है, पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं है, रहने के लिए आश्रय नहीं है, ठीक है, और वातावरण शुद्ध नहीं है। तो ये सब जब ये अगर ये सब नहीं है तो मतलब वो क्या है, असुरक्षित है। अगर असुरक्षित है तो असुरक्षित गरीबी का माप हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। क्योंकि वहां पे जो क्या है कि उस असुरक्षा की वजह से लोग गरीबी की जो संभावना है वो अधिक बढ़ जाती है, और इसलिए क्या है, असुरक्षा का माप है, यानी गरीब निर्धनता का माप क्या है, असुरक्षा। तो यहाँ पे अब आप समझ गए हैं, कोई डाउट? नो डाउट। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा और तुरंत आप मुझे बताइएगा, उसका मैं रिप्लाई करता हूं। देखिए, अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूं। डस्टर कहाँ है? अब यहां तक तो आपके बढ़िया से समझ में आ गया होगा, अब तक जो मैंने आपको बताया था। अब देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो आपके बढ़िया से समझ में आ रहा है, अब लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे वीडियो देखने के बाद बुक का अध्ययन नहीं करेंगे। जब तक आप बुक का अध्ययन नहीं करोगे तब तक आपके समझ में नहीं आने वाला है। समझ में आ भी गया तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाले हो, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक आप नहीं समझ सकते हो। बुक का अध्ययन करना बेहद जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है, तो उसका भी अध्ययन आप जरूर करें। मेरा मानना है कि पहले आप बुक का अध्ययन करिए, और बुक का अध्ययन करने के बाद आप देखिए कि आपने कौन सा ऐसा फैक्ट इस चैप्टर में छोड़ा है जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तब आपको पता चलेगा कि इस वीडियो को देखने से हमको क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है वो क्या है, निर्धनता रेखा। ये भी देखिए, निर्धनता रेखा। अब निर्धनता रेखा पर हम एक स्पेशल से वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन ये जो एनसीईआरटी कह रहा है उसको समझ लीजिएगा आप, ये क्या कह रहा है, निर्धनता रेखा। अब निर्धनता रेखा को भी आप समझिए, निर्धनता रेखा का संबंध किससे है भाई, सीधी सी बात है, अगर हम गरीबी की बात कर रहे हैं
तो गरीबी का संबंध जिससे होगा उसी से ही गरीबी रेखा का संबंध होगा, यानी निर्धनता रेखा का संबंध होगा। निर्धनता रेखा का संबंध किससे है? स्थान से और काल से। क्योंकि देखिए स्थान और काल, अब भारत में कौन लोग गरीब हैं और अमेरिका में कौन लोग गरीब हैं, वो गरीबों को ही उसकी निर्धनता रेखा के आधार पर क्या किया जाएगी, वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भारत में जो गरीब हैं वो कौन है? ठीक है, स्थान और काल से संबंधित है, ये तो पता है। भारत में गरीब कौन है? जिनके पास चिकित्सा से संबंधित सुविधाएं नहीं है। ठीक है, उसके बाद चिकित्सा से संबंधित सुविधाएं नहीं है। ठीक है, जिसके पास खाद्य पदार्थ या आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ठीक है, जिसके पास स्वच्छ जल नहीं है, जिसके पास स्वच्छ जल नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारी। ठीक है, जिसके पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, जिसके पास रहने के लिए आश्रय नहीं है। ठीक है, जिसके पास जो शुद्ध पर्यावरण नहीं है, यानी उनको अच्छा वातावरण नहीं मिल पा रहा है, सफाई नहीं है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये गरीबी के तो ही कारण है। कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, ये क्या है? ये अगर ये सब नहीं है तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आएगा। ये इंडिया कह रहा है, भारत कह रहा है। जो भारत में जो गरीबी रेखा है वो आपको समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं भारत में गरीबी रेखा का जो एक तरीके से आंकलन है, गरीबी रेखा का आंकलन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, आंकलन आपको समझना पड़ेगा कि आंकलन कैसे किया जाता है। देखिए, गरीबी रेखा के बारे में हम बात करें तो आंकलन की बात करें तो यहाँ इन सभी वस्तुओं के आधार पर किया जाएगा जो ये मैंने अभी आपको बताया था, चिकित्सा, खाद्य पदार्थ, स्वच्छ जल, सफाई वगैरह वगैरह, ये सभी फैक्ट्स हैं। लेकिन आंकलन इनको देखते हुए गरीबी को पहचाना जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं नगरीय और ग्रामीण गरीबी के आधार पर। ठीक है, कि नगर में कौन गरीब है कौन नहीं है। देखिए, जब आंकड़ों के आधार पर हम बात करें तो आंकड़ों से पता चलता है। देखिए आंकड़े क्या कह रहे हैं। देखिए, ये तो क्लियर है कि जो ग्रामीण जो क्षेत्र होता है वहां पे जो शारीरिक कार्य हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और नगरीय क्षेत्रों में शारीरिक कार्य बहुत कम होते हैं। मतलब इतने कम भी नहीं, कहने का मतलब ये कि ग्रामीण की अपेक्षा जो नगर है वहां पे शारीरिक कार्य कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा होता है। अब उस आधार पर जो ये आंकड़ा आए हैं वो क्या कह रहे हैं, आंकड़े कब के हैं? आंकड़े हैं 2000 ग्रामीण क्षेत्रों में आंकड़ों के अनुसार है 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है, ये है ग्रामीण। अब इसका मैं रीजन आपको बता दूंगा। अब नगरीय में है 2100 कैलोरी प्रतिदिन, 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। अब ये 2100 2400 ये कैलोरी क्या है सर? ये कैलोरी समझ में नहीं आ रहा। ये क्या लिखते हो आप कैलोरी? देखिए, कैलोरी का मतलब जो आप भोजन से संबंधित, यानी जो खाद्य पदार्थ है, आपके जो भोजन के जो पदार्थ हैं, उन भोजन को जब आप करते हो, जो भी पदार्थ आपने भोजन किया, जो भी आपने भोजन के रूप में जो भी खाद्य पदार्थ यूज किए, उन खाद्य पदार्थों की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को मापने की जो इकाई है, उसी इकाई को क्या कहा जाता है? कैलोरी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए आपने क्या खाया, 2 रोटी खाई। क्या खाई? 2 रोटी खाई, या फिर आपने सेब खाया, कुछ भी खाया, जो भी आपने खाया, मान लीजिए आपने 2 रोटी खाई। अब 2 रोटी खाई, यानी 2 रोटी में क्या है? खाद्य पदार्थ है। इन खाद्य पदार्थों में कितनी ऊर्जा है, ये मापने की जो इकाई है वो कैलोरी कहलाती है। यानी इसमें मान लीजिए 2 कैलोरी, 2 रोटी में कितनी है? 2 कैलोरी। तो ये जो कैलोरी वर्ड है ये क्या है? भोजन को मापने की, भोजन में मिली हुई ऊर्जा या भोजन में ऊर्जा को मापने की इकाई को कैलोरी कहा जाता है। आशा करता हूं कि ये कैलोरी वर्ड आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो ग्रामीण है, ग्रामीण में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चाहिए। ठीक है, यदि इससे कम, अगर वो इससे कम ले पा रहा है तो वो भुखमरी का शिकार है, यानी वो पूर्ण रूप से वो क्या है? वो खाना, मतलब खाद्य पदार्थों की पूर्ति नहीं है, उसके पास सुविधाओं की कमी है। अगर नगर की हम बात करें तो 2100 कैलोरी। अब ये क्या है सर? ये 2100 कैलोरी नगर में क्यों और ग्रामीण में क्यों? देखो, मैंने बताया था ग्राम में इसलिए क्योंकि जो ग्रामीण जो कार्य होते हैं वो शारीरिक कार्य होते हैं। अगर शारीरिक कार्य ज्यादा करोगे तो ज्यादा ही भोजन लेने की जरूरत पड़ेगी, सीधी सी बात है। नगरों में शारीरिक कार्य नहीं होते हैं, लेकिन उनकी उपेक्षा हम देखें तो नगरों में जो भोजन की आवश्यकता है वो मतलब ग्रामीण के आधार पर कम होती है। तो इसलिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता होती है। यहां तक आ गया समझ में? अब देखिए, हम यदि पैसे की बात करें, यानी मूल्य की हम बात करें,
कि इतना यानी 2400 कैलोरी हम कितने मूल्य में प्राप्त कर सकते हैं, कितने मूल्य में प्राप्त कर सकते हैं 2400 कैलोरी। देखिए मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, बुक में तो कुछ और दिया हुआ है लेकिन समझना है सिर्फ, मान लीजिए 75 कैलोरी नगर का है, 75 रुपए, 2400 कैलोरी 2100 कैलोरी के 75 रुपए नगर का है, ग्रामीण का है 100 रुपए। नहीं, यहाँ पे जो ग्रामीण का होगा वो 75 रुपए होगा, ठीक है, लेकिन नगर का कितना है, नगर का 100 है। अब यहाँ पे आप देखिए कि सर इसका जो कैलोरी है, ग्राम का जो कैलोरी है 2400 है, और 2400 होने के बावजूद कितना है, 75 रुपए आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ का जो नगर का जो कैलोरी है वो 2100 कैलोरी लेना है, यानी कम कैलोरी लेना है। अगर कम कैलोरी हम ले रहे हैं तो कम कैलोरी तो कम पैसे में आनी चाहिए, 75 से कम में आनी चाहिए, लेकिन ये 100 में क्यों आ रही है, इसके लिए इतना पैसा क्यों? क्योंकि जो नगर होता है वहां पे कीमतों में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है, महंगाई होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से वस्तुएं क्या मिलती है, महंगी मिलती है। ग्रामीणों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती मिल जाती है, तो सस्ती मिलने की वजह से जो पैसे का जो आंकड़ा है, जो मूल्य का जो आंकड़ा है, उनमें क्या होता है, जो नगर में कुछ ज्यादा पैसा लगता है, ग्राम में कम लगता है। जो ग्राम में 75 रुपए में आप 2400 कैलोरी प्राप्त कर रहे हो, लेकिन नगर में वो 2100 कैलोरी आप 100 रुपए में प्राप्त कर रहे हो, तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। हमारा नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि देखिए, ये तो सब मैंने आपको बता दिया है कि अब यहाँ पे जो अगला हमारा फैक्ट है वो है कि निर्धनता रेखा का आंकलन करता कौन है। निर्धनता रेखा का आंकलन करता कौन है? निर्धनता रेखा का आंकलन करता कौन है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो निर्धनता रेखा है, निर्धनता रेखा के बारे में यानी जो लेखा जोखा जो रखती है, जो सर्वेक्षण करती है निर्धनता रेखा के बारे में कि कौन निर्धनता रेखा से नीचे है, कौन ऊपर है, ठीक है, तो ये सभी कौन करता है, इसका जो आंकड़ा रखने का जो काम करता है वो करता है NSSO। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में हम बात करें तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। समझ में आ गया? यहां तक इसके बारे में भी आपको पता चल गया। आशा करता हूं कि यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। अगला हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है वो क्या है, देखिए निर्धनता के अनुपात पर अब हम आते हैं कि निर्धनता का अनुपात कैसे हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1993 के आंकड़ों की हम बात करें, 1993 में और 94 में, ठीक है, 1993 और 94 में कितने थे, 1993 और 94 में 45% थे, ठीक है, और वहीं पे हम अब इसको देखेंगे 2004 में, 2004 और 2005 में, 2004 और 5 में कितना हो गया है वो 37%, 37.2%, यानी 45 से 37.2% आ गया है अनुपात की हम बात करें तो। मतलब गरीबी क्या, भारत में गरीबी घट रही है, गरीबी में गिरावट आ रही है, निर्धनता में क्या आ रही है, गिरावट आ रही है, अकॉर्डिंग टू ये आंकड़े जो आपको बता रहे हैं। एनसीईआरटी जो कह रहा है कि 1993 और 94 में 45% लोग क्या थे, गरीब थे, 45% निर्धनता थी, लेकिन 2004 और 5 में कितनी हो गई, 37% हो गई, ठीक है, फिर कुछ समय बाद ये 22% पर आ गई, कितने पर आ गई, 22% पर आ गई, ठीक है, ये 32 नहीं, ये 22% पर आ गई। अब ऐसे मतलब इस तरह का प्रोसेस चलता रहा, मतलब इस तरीके से निर्धनता में गिरावट आती रही, तो कुछ समय बाद ये जो निर्धनता है ये 20% बच जाएगी, ठीक है। तो ये जो भारत की जो प्रवृत्ति है जो निर्धनता को लेकर, वो अभी भी सही दिशा में है, फिर भी हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं, फिर भी बहुत हद तक सुधार आया है अगर हम आंकड़ों के अनुसार देखें तो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अब आप समझ गए कि भारत में जो निर्धनता की जो कंडीशंस है वो क्या है, कैसी है, पहले कितनी थी, कितनी गिरावट आई है, ठीक है, और कहाँ तक आने वाली है जो निर्धनता है, वो आप सब बढ़िया तरीके से समझ चुके हो। देखिए लोगों की संख्या की हम बात करें तो ये 40 करोड़ लोगों में से गिरकर कितनी आई थी, यहाँ पे कितनी आई है, 27 करोड़ आई है, ये वही बता रहा है, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि 40 करोड़ लोगों में से 27 करोड़ लोग क्या थे, निर्धन थे पहले, लेकिन अब ये गिरकर 40 में से आई थी। पहले कितने थे, 40 करोड़ थे, कितनों में से, 135 करोड़ में से, 135 करोड़ में से 40 करोड़ लोग पहले निर्धन थे, लेकिन गिरकर कितने आ गए, वो 27 करोड़ आ गए। मतलब गिरावट लोगों में भी आई है, मतलब बहुत एक तरीके से कह सकते हैं 40 से आप देख लीजिए कि
13 करोड़ लोग निर्धन थे पहले, लेकिन अब वो अमीर हो चुके हैं। मतलब ये गिरावट है जो कम हो चुकी है। यहाँ तक आपके आ गया समझ में? कोई अभी भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है, और कमेंट कर सकते हो और मैं आपको उसको रिप्लाई करता हूँ। एक होता है अंतरराज्यीय असमानता। अब अंतरराज्यीय असमानता क्या होता है? देखिए, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। अगर बोर्ड पे पहले से ही लिख देते तो उसमें टाइम की थोड़ी बचत हो जाती है, लेकिन अभी हमारे पास ये टेक्निकल सिस्टम है नहीं, तो आ जाएगा उसके बाद ये सब टाइम बढ़िया से हैंडल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि अंतरराज्यीय असमानता, अंतरराज्यीय असमानता, ये कह रहा है गरीबी को लेकर भी अंतरराज्यीय असमानता है। या फिर आप यहाँ पे एक और वर्ड ले लीजिए, असुरक्षित समूह, असुरक्षित समूह। अब समूह के आधार पर देख लीजिए, राज्य के आधार पर देख लीजिए, वर्ग के आधार पर देख लीजिए, जिस आधार पर आप देखना है, व्यापारी, कृषक, ठीक है, वर्ग हो गया। असुरक्षित समूह, ठीक है, जनजाति समूह, अनुसूचित समूह, ठीक है, अनुसूचित जाति समूह, अनुसूचित जनजाति समूह, इनका आधार पर आप देख लीजिए, ठीक है। राज्यों का आधार पर देख लीजिए, बिहार, हरियाणा, ठीक है, केरल, जो भी भारत के जितने भी राज्य, उनका आधार पर आप देखोगे तो जो निर्धनता है वो सब में असमान है, ठीक है, समान नहीं, निर्धनता असमान है। सबसे जो निर्धन स्टेट है वो कौन है? वो बिहार है। वो कौन है? वो बिहार है। और इसकी एक टेबल भी दी हुई है, तालिका दी हुई है, उसको आप देख लेना बुक में, ठीक है। और इसके बाद उड़ीसा हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद उड़ीसा हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा जो निर्धन है वो भारत का कौन सा है? वो है बिहार। उसके बाद है इसमें 6 से 37 पॉइंट कुछ है, ठीक है, इसमें 32% कुछ है। और जो सबसे कम निर्धन है, ये तो निर्धन है ज्यादा, लेकिन सबसे कम निर्धन कौन है? वो है केरल। और केरल की जो एक तरीके से शिक्षित स्टेट भी है, इसीलिए वो वहां पे बहुत कम निर्धन है वो लोग। वो कितना है? 7 पॉइंट कुछ % है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अंतरराज्य के आधार पर हम देखेंगे तो गरीबी का जो मामला है वो मतलब भिन्न होता है, असमान होता है, ठीक है। तो ये स्टेट लेवल पर आप देख लीजिएगा, विश्व लेवल पर आप देख लीजिएगा, राष्ट्रीय लेवल पर आप देख लीजिएगा, तो मतलब उस आधार पर आपको असमान ही मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस होती हैं कुछ, मतलब हर समूह, वर्ग या फिर स्टेट या राष्ट्रीय अपनी निर्धनता को दूर करने के लिए उसी की प्रवृत्ति में लगा हुआ होता है, ठीक है। मतलब कुछ इस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते, तो वो मतलब इसकी ओर, इसके शिकार और होते ही चले जाते हैं। तो इसलिए जो असमानता की भावना है वो पनपने लगती है, और पनपनी असमानता तो होगी, सीधी सी बात है, इसमें कोई वो ज्यादा डाउट रखने वाली बात नहीं है। तो ये जो चैप्टर था, ये पार्ट 1 का जो चैप्टर था, पार्ट 1 यहाँ तक मैंने आपको क्लियर करा दिया है। इसमें अभी भी कोई डाउट आपको है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको, देखिए ये जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो गया, इसका पार्ट 2 बच रहा है। पार्ट 2 में बहुत सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं गरीबी से रिलेटेड, उन योजनाओं को हम समझेंगे। देखिए छोड़ना हमको कुछ नहीं है, अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, उसको हमें पढ़ना है बढ़िया से, छोड़ना हमको कुछ नहीं है। आशा करता हूँ कि ये जो पार्ट 1 है ये आपके बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ में नोट्स हम इनके प्रोवाइड आपको करा ही रहे हैं। अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नोट्स हम आपको दे ही देंगे, ठीक है। तो नोट्स को भी आप जरूर लीजिएगा, नोट्स आप जरूर पढ़िएगा, कि बहुत आसान भाषा में हमने नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, हम हमारे खुद से बने हुए हैं, ठीक है। आप अच्छे मार्क्स ग्रो कर सकते हो नोट्स से पढ़कर, ये सब वीडियोस देखकर, क्योंकि हर कंसेप्ट को हमने क्लियर किया है, हर वर्ड्स को क्लियर किया, हर फैक्ट्स को क्लियर किया, हम छोड़ने वाले कुछ नहीं है, ठीक है। जो हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी में सारा कुछ आपको मिलेगा, सारा कुछ आपको मिलेगा। इसलिए यदि आप सभी सब्जेक्ट, एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट आप क्लियर करना चाहते हो, अपना बेस बनाना चाहते हो, अपने फाउंडेशंस को, अपनी नींव को बढ़िया बनाना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसलिए जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कीजिए, और दोस्तों कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।